बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छी तरीके से अपनी स्टडीज़ को परफॉर्म कर रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको इल्म है कि हम अपने थर्ड चैप्टर के बी पोर्शन में डेफिनेशंस पे हमारी डिस्कशन चल रही थी। तो कल तक हमने बायोअवेलेबिलिटी आपके साथ डिस्कस की थी। तो आज बायोअवेलेबिलिटी के कुछ फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं बायोअवेलेबिलिटी को, उसके हवाले से हम बात करेंगे कि बायोअवेलेबिलिटी जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही है। तो ये जो फैक्टर्स हैं उसमें सबसे पहले आपके पास फर्स्ट पास इफ़ेक्ट है। तो उसमें जैसे आप देखते हैं कि जो मोस्ट एक्सटेंसिव फर्स्ट पास इफ़ेक्ट है आपका ड्रग का, वो होता है लेसर होता है, कम होता है, बायोअवेलेबिलिटी उसकी कम होती है। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने कल बताया था जब हम बायोअवेलेबिलिटी की बात कर रहे थे कि बायो अवेलेबिलिटी ऑफ IV रूट जो है, IM रूट जो है वो 100% होती है, जबकि बायोअवेलेबिलिटी आपकी जो आपके सिनेरियो में आ रही है या जिसमें आप ओरल कहते हैं वो आपकी 50% बायोअवेलेबिलिटी होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपका जब आप फर्स्ट पास इफ़ेक्ट पास करते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से आपकी वो सारी आ रही होती है, तो उससे होता ये है कि आपका जो निज़ाम है, आपका जो सिनेरियो है वो इस तरह से बन पा रहा होता है कि आप उसमें अपनी सारी जो है वो स्कीम को इस तरह से अरेंज कर रहे होते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ आपकी ड्रग जो है वो डिस्कार्ड हो जाती है। तो इस तरह से जब वो जो मेडिसिन जो ड्रग आपकी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने में डिस्कार्ड हो जाती है, बाकी जो बचती है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है। तो इस वजह से जो लेसर बायोअवेलेबिलिटी है ये एक इफ़ेक्ट है कि आपने अगर क्योंकि आपकी तो ये कंसर्न है कि हम मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो 100% मेडिसिन आपकी बॉडी में, आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुँचनी चाहिए। जब 100% नहीं पहुँच रही तो वो आपके लिए वो रूट सूटेबल होगा जिसमें आपकी मेडिसिन 100% पहुंच रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है उस रूट के कोई और मसाइल हों। ठीक है, तो उन मसाइल से बचने के लिए हमें ये करना पड़ता है, हम उसको इस सिनेरियो में देख पा रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा फैक्टर है सॉल्युबिलिटी। जितना वाटर सॉल्युबल ड्रग होगा वो उतना ही उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। देखें, वाटर सॉल्युबल ड्रग से मुराद क्या है कि वो ड्रग जो वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल हो, सॉल्युबिलिटी उसकी वाटर में अपनी एक नॉर्मल रूटीन तक हो। अगर खुदा ना खास्ता वो वाटर सॉल्युबल नहीं होगी तो वो प्रॉपरली आपकी बॉडी में डिज़ोल्व नहीं हो सकेगी। आपकी ब्लड स्ट्रीम लिक्विफाइड है, लिक्विफाइड ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड है, सारा वाटर है, 95% आपका वाटर है आपके उसमें ब्लड में। ठीक है, तो उस तरह से मतलब ये जो आपका सिनेरियो बन रहा है कि आपका ये जो वाटर सॉल्युबल होगा वो ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा अवेलेबल होगा। ठीक है, नेचर ऑफ फॉर्मुलेशन पे जब हम बात करते हैं तो सॉलिड ड्रग जो हैं वो लेस बायोअवेलेबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड ड्रग्स की। तो जो सॉलिड ड्रग्स हैं उनकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड ड्रग की। ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी के हवाले से, तो जब वो सॉल्युबल ही नहीं हो सका तो उसको तो हम आप सेमी सॉलिड कह देंगे ना। तो सेमी सॉलिड की और सॉलिड की बायोअवेलेबिलिटी तो कम है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड ड्रग्स के। इस तरह आप केमिकल इंस्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो जिनकी लेस बायोअवेलेबिलिटी है उनको केमिकली इंस्टेबल ड्रग के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। इंस्टेबिलिटी नहीं है, केमिकल इंस्टेबिलिटी से मुराद भी यही चीज़ है ना कि आपकी वो ड्रग प्रॉपरली डिजोल्व नहीं होगी, उसकी केमिकल फॉर्मुलेशन आपको डिस्टर्ब करेगी। तो इस तरह से ये इफेक्ट है। तो जैसे डिसोल्यूशन रेट है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं आपके डिसोल्यूशन रेट को भी। ठीक है, और उसके साथ आपकी जो ड्रग है वो इफेक्ट करती है आपका जो डिसोल्यूशन रेट है, उसको भी ये इफेक्ट कर रही है आपकी ड्रग। तो अगर आप इसको देखते हैं कि आपका जो फैक्टर है वो अब कंसंट्रेशन ड्रग इन सोल्यूशन में जब GIT फ्लूइड को करता है उसमें कम्प्लेक्सेशन जो है आपकी सॉल्युबलाइजेशन जो है और आपकी एब्जॉर्प्शन और केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग इन द GIT फ्लूइड में। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इसको देखते हैं कि फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आपके ड्रग एब्जॉर्प्शन को, तो उसमें pH पार्टीशन हाइपोथेसिस जो है ड्रग एब्जॉर्प्शन का, लिपिड सॉल्युबिलिटी है और मॉलिक्यूलर साइज एंड हाइड्रोजन बाइंडिंग जो है वो चीज़ें इफेक्ट कर रही होती हैं। यहाँ तक तो आपकी बात थी बायो अवेलेबिलिटी की। नेक्स्ट अब हमारे पास बात है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली ये प्रोसेस है जिसमें लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी वाटर सॉल्युबल में फॉर देयर एक्सक्रीशन। लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं वाटर सॉल्युबल में फॉर देयर एक्सक्रीशन में। और इसमें आप ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो जो इनएक्टिवेट कर देता है आपके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को, टू एक्टिवेट द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। और इसमें क्या होता है? टू इन्हांस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, डायज़ेपैम टू ऑक्साज़ेपैम, और कन्वर्ट करता है प्रो ड्रग्स को इनटू एक्टिव ड्रग्स को। ठीक है, तो अगर आप बायो ट्रांसफॉर्मेशन को देखें तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल अल्ट्रेशन हो रही है आपके ड्रग की।
आपकी ड्रग की बॉडी में केमिकल अल्ट्रेशन हो रही है। तो इसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या है, ये सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें ड्रग कन्वर्ट हो जाती है आपकी मोर वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स में। लेकिन समटाइम ऐसे होता है जो ड्रग्स होती हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं आपके लेस वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स में, जिसको आप डायज़ेपम का नाम देते हैं। तो ये इस प्रोसेस में लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग है उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में। तो ये आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। अगर आप बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन को इनकी साइड देखें फॉर बायो ट्रांसफॉर्मेशन, तो सबसे पहले आपके पास लिवर है, ठीक है। तो लिवर बेसिकली क्या चीज़ है, लिवर जैसे मॉर्फिन है, ठीक है, आपके पास मेप्रिडीन है, ठीक है, आपके पास पेंटाजीन है। तो ये ज़्यादा असरात हैं इनके। बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जो दवाई इसलिए दी जाती है जो आसानी से आपके यूरिन के जरिए खारिज हो जाती है। तो प्राइमरी साइट है, रिच इन एंजाइम है लिवर, एक्ट करता है आपके एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस कंपाउंड्स पे, ठीक है। और आपका जो एक्स्ट्रा हिपैटिक मेटाबॉलिज्म साइट है आपकी इंटेस्टाइनल वॉल पे, उसमें सल्फेट कॉन्जुगेशन आपकी एस्टरेज एंड लाइपेज और इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म में। आपके पास लंग्स हैं, किडनी है, प्लेसेंटा है, ब्रेन है और स्किन और एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं आपका इसका हिस्सा बन पा रहे होते हैं। तो अगर आप इसको देखते हैं कि आपका जो साइड ऑफ एक्शन है इस हवाले से कि जीआईटी के हवाले से अगर देखते हैं तो आपकी जो पेंसिलिन वगैरह है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है वो आपकी जीआईटी के हवाले से हो रही है। और इस तरह किडनी, लंग्स और एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं इनमें से कुछ ड्रग्स जो हैं ये मेटाबॉलाइज हो जाती हैं आपके आरबीसीज में। तो अगर आप इसके रिएक्शंस देखते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस में बेसिकली आपके पास दो सिनेरियो बन रहे हैं, एक फर्स्ट फेज़ 1 और एक फेज़ 2। फेज़ 1 में क्या हो रहा है, इसमें आपकी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस हो रही है, जबकि फ़ेज़ 2 में क्या हो रहा है, इसमें कॉन्जुगेशन हो रही है। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 से क्या मुराद है कि फ़ेज़ 1 में आपके पास फ़ेज़ 1 रिएक्शन में पेरेंट ड्रग्स जो हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं मोर पोलर मेटाबोलाइट्स में, और ये मेटाबोलाइट्स जो हैं इनएक्टिव होते हैं फ़ेज़ 1 में। जिसमें आपके पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस का फिनोमिना परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, फ़ेज़ 1 में। जबकि फ़ेज़ 2 में क्या होता है, इस टाइप में जो रिएक्शंस हैं इनमें पेरेंट ड्रग जो है, जो मेन ड्रग है वो कॉन्जुगेट बना लेती है ग्लूकोरोनिक एसिड और अमाइनो एसिड के साथ एंड बाय एसिटाइलेशन के साथ। तो दीज कॉन्जुगेट जो हैं ये पोलर भी हैं और इसीलिए एक्सक्रीट हो जाते हैं आपके यूरिन से। तो आपके फ़ेज़ 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस हो रही है, जबकि फ़ेज़ 2 में कॉन्जुगेशन, इसमें आप कॉन्जुगेटेड मेटाबोलाइट्स इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का इस तरह से आपके पास सिनेरियो बन रहा है। बेसिकली आप इसको देखते हैं जब कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 को, तो इन रिएक्शंस में आपके पास आपका ये जो सिनेरियो बन रहा है कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 रिएक्शंस जो हैं इसका आपके पास जो फ़ेज़ 1 रिएक्शंस हैं जिसमें आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस हो रही है, बेसिकली होता क्या है, ये नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं। और ये जो इनमें ये आपकी हो रही है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैरिड आउट हो रही है, मिक्स फंक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है आपकी लिवर में, ठीक है। तो जिसमें आपके पास जो फ़ेज़ 2 रिएक्शंस हैं, जबकि उनका जो सिनेरियो है वो उसमें आपके पास जो कॉन्जुगेट बन रहे हैं, उसमें मालिक्यूल जो है नॉर्मली प्रेजेंट आपकी बॉडी में है, ऐड करते हैं रिएक्टिव साइड पे फ़ेज़ 1 मेटाबोलाइट्स के, और उसके रिजल्ट में कॉन्जुगेट मेटाबोलाइट बनते हैं जो मोर वाटर सॉल्युबल होते हैं देन ओरिजिनल आपके जो ज़ीनोबायोटिक्स वगैरह हैं उन या फ़ेज़ 1 मेटाबोलाइट्स जो हैं आपके उनसे ज़्यादा ये कॉन्जुगेट और ये आपकी बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको उस तरह से देखते हैं कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन देखें, मेन थीम उसका क्या है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कहाँ अल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। ड्रग की जो अल्ट्रेशन है वो आपके साथ आपके लिए इस तरह से फ़ायदेमंद साबित होती है। तो नेक्स्ट आपके पास है फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट से क्या मुराद है, फर्स्ट पास इफेक्ट बेसिकली ये ऐसी टर्म है जो यूज़ होती है हिपैटिक मेटाबॉलिज्म के लिए। हिपैटिक मेटाबॉलिज्म फार्माकोलॉजिकल जो आपकी एजेंट्स हैं उनके लिए, जब ये अब्जॉर्ब होते हैं आपकी गट से और डिलीवर किए जाते हैं आपके लिवर में वाया पोर्टल सर्कुलेशन में, तो इस तरह से ये आपका जो ग्रेटर फर्स्ट पास इफेक्ट है वो लेस एजेंट है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, कम लेट से पहुंच रहा है एडमिनिस्टर ओरली अगर आप उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्रग्स हैं वो अब्जॉर्ब होती हैं आपकी जीआईटी से, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं आपके लिवर में वाया आपकी पोर्टल जो सिस्टम है उसके, जबकि जो अंडरगो करते हैं आपकी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म बिफोर रीचिंग टू सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले। तो ये जो आपकी आइसोपेराटिनोल है, मॉर्फिन है, ये आपकी फर्स्ट पास इफेक्ट की मेडिसिन है, ये उसी थ्रू से आपके पास पहुंचती हैं।
अगर हम नेक्स्ट देखते हैं ड्रग क्लियरेंस के हवाले से, तो ड्रग क्लियरेंस क्या है? ये फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड है जो क्लियर हो जाता है ड्रग का पर यूनिट टाइम, पर एक यूनिट टाइम जो आपका फिक्स है, उस टाइम में जितनी आपकी ड्रग क्लियर हो रही है उसको आप ड्रग क्लियरेंस का नाम देते हैं। तो बॉडी फ्लूइड जो इंडिकेट कर रहा है आपके पेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, इसमें आप ड्रग है द क्लियरेंस ऑफ 50 ml पर मिनट। तो इसका मीन क्या हुआ कि 50 ml ऑफ बॉडी फ्लूइड जो है वो बिकम फ्री ऑफ ड्रग पर मिनट। तो ड्रग क्लियरेंस ये रेशियो है बेसिकली ड्रग एलिमिनेशन रेट की प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो ड्रग क्लियरेंस में देखते हैं ड्रग एलिमिनेशन रेट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। तो अगर आप इसको करते हैं यूनिट इज इक्वल टू मास बटा टाइम डिवाइडेड बाय मास बटा वॉल्यूम, तो इज इक्वल टू हुआ वॉल्यूम बटा टाइम। ठीक है, क्लियरेंस वैल्यूज़ जो हैं ये आप एक्सप्रेस की जाती हैं पर किलोग्राम बॉडी वेट। ठीक है, इसकी बेसिस क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स जो हैं ये वेरी करते हैं बॉडी वेट के साथ। तो यूनिट जो इसका बनेगा वो आपका मिलीलीटर पर मिनट पर केजी के हिसाब से इसको कंसिडर किया जा रहा है। तो ड्रग क्लियरेंस के हवाले से देखते हैं ये क्या है बेसिकली, ये रेशियो आपकी ड्रग एलिमिनेशन की बाय ऑल रूट्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बायोलॉजिकल फ्लूइड कंसंट्रेशन में। तो ड्रग क्लियरेंस में जब आप देखते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, तो ड्रग क्लियरेंस ये आपकी इस तरह से सिनेरियो बना पा रही है। अगर आप ड्रग एलिमिनेशन को देखते हैं तो ये क्या है? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी ड्रग या उसके जो मेटाबॉलाइट्स हैं ये एक्सक्रीट हो जाते हैं आपकी बॉडी से। ये बेसिकली आपकी बॉडी से उनकी एक्सक्रीशन का जो फिनोमिना है इसको ये कंसिडर कर रहे हैं। तो जब कुछ ड्रग्स जो हैं वो चेंज होती है केमिकली बाय नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस में, तो आपका जो एस्टर हाइड्रोलिसिस है द एंजाइम इन्वॉल्व इन द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग आर लोकेटेड मेनली इन लिवर। तो जो उसके अदर टिश्यूज़ हैं सच एज किडनी, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके स्किन जो कंटेन करते हैं आपके बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस, तो उसमें अगर आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो ड्रग है वो एलिमिनेट हो जाती है थ्रू किडनी में। तो आपके पास पेनिसिलिन जो है, क्विनीन है, लिमिनिन है आपके पास, तो ये आपकी इनका किडनी इनका मेनली जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन एलिमिनेशन का वो जरिया बन रहा है। कुछ ड्रग्स हैं जो एलिमिनेट होती हैं आपके लिवर से, जिसमें आपकी आर्टरीज मेटाबॉलाइट जो हैं ये सेक्रेट करते हैं बाइल में। ठीक है, और ये एलिमिनेट करते हैं आपके फीसिस को इस तरह। ओपॉइड्स जो हैं, ग्लूकोनाइड जो है, ये आपकी इस तरह से इनकी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो पा रही है। जबकि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो वोलेटाइल नेचर होती है, ये गैसेज जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं, वो एलिमिनेट होते हैं आपके लंग्स के थ्रू, आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो रहे होते हैं। इस तरह कुछ ड्रग्स हैं जो एलिमिनेट होती हैं आपकी स्वेट से, आपके सलाइवा से, और आपकी टेयर से, और आपकी जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनसे ये आपकी इनकी हो पा रही होती है एलिमिनेशन। उसमें आपको रिफेम्पिसिन है जो आपके एक्सक्रीट हो रहा है थ्रू सलाइवा या टेयर के थ्रू। तो इस तरह से ये आपकी ड्रग एलिमिनेशन जो है प्रॉपर कंप्लीट हो पा रही होती है। तो यहाँ तक आपकी ये कंप्लीशन हुई। तो नेक्स्ट हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन, सरफेस एरिया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मॉलिक्यूलर साइज, और आपके पास TD50 और पल्पेशन जो है ये हमारी पोर्शंस, ये हमारा जो है वो एरिया मतलब रिमेनिंग है। तो इसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोग इसको गो थ्रू करें, इसको और से तवज्जो से देखें, सुनें। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग उससे मतलब इस्तेफादा हासिल करें। अगर आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आप लोग उसमें इसका जो तरीक़ाकार है उसमें आप उसको फॉलो करें। तो गुजारिश फिर वही है कि आप लोग इसको और से तवज्जो से सुनेंगे। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होगी तो उसको आप लोग बताएँगे। अगर आपके लिए चीज़ें क्लियर होंगी तो उसको राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन करें। और मैं ये आपको मतलब इंटीमेट कर रहा हूँ कि आपके पास अभी इसमें 2-3 दिन का कोई वक्फा आएगा। कल आई थिंक 17 और 18 और आपका जो 21 है, 3 दिन ये हो सकता है कि आपके लेक्चर्स अपलोड ना हों। तो आप लोगों ने जब जो यहाँ तक जितना पढ़ लिया है, मेहरबानी फरमाकर आप लोग इसको एक दफ़ा अलग से सारे को तैयार करके इसको एक दफ़ा अपने पास राइट डाउन कर लें साइड पे असाइनमेंट पेपर के हिसाब से, ताकि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हों। आप लोग इससे बखूबी आप लोगों को इसका आइडिया हो चुका हो कि ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद चीज़ है और आप इससे किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, ताकि अगर कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएं, ताकि कल को फिर हम दोबारा नए लेक्चर में आएँ तो यहाँ तक आपका जितना पोर्शन हो वो कंप्लीट हो चुका हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी रुकावट ना हो जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। तो आप लोगों को मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग मेहरबानी फरमाकर इसको गनीमत समझें और इस मौके से फ़ायदा हासिल करें, ताकि सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर होती चलें, ताकि जितना सिलेबस बढ़ता जाएगा आपके लिए मसाइल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आप इसको साथ साथ क्लियर करते जाएँ, ताकि कहीं किसी स्टेज पर भी जाके
ताकि आपको दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और ना ही आप लोग किसी मुश्किल में फंसे। ठीक है, तो मैं एंड पे वही आपको गुड विशेस दूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी फरमा कर जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दी हैं आप इनको फॉलो करें। इसमें आपकी भी बेहतरी है, इसमें आपका फ्यूचर है, इसमें सारी, और इसमें मेरी इंटरेस्ट भी शामिल है। तो आप मेहरबानी फरमा कर इन चीज़ों को वेटेज दें और इनसे फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। मेरी गुड विशेस हैं वो हमेशा आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।